हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेकर आए हैं। इसमें पहले हम ये पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अलग अलग ग्रेट पर्सनैलिटीज द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। और फिर उसके बाद हम सेलिएंट फीचर पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, एक सुप्रीम लॉ होता है किसी भी कंट्री का। ये रिटिन भी हो सकता है, अनरिटिन भी हो सकता है। इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए जाते हैं, वैल्यूज बताई जाती हैं, स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, पावर बताई जाती है एंड ड्यूटीज बताई जाती हैं किसकी, गवर्नमेंट की। और इसके अंदर और क्या डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर राइट एंड ड्यूटीज भी बताई जाती हैं किसकी, उस देश के नागरिकों की। तो आइए जानते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉयर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वकीलों का ही दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का भी वाहन है, व्हीकल ऑफ लाइफ। ये जो है स्पिरिट है, मतलब आत्मा है, और ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, और हमेशा युग की आत्मा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट दिया था। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है भारतीय संविधान के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इट्स अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, ये एक मौलिक दस्तावेज है, और इट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द इंडिया, और ये भारत की आत्मा और उसकी सोच को दर्शाता है कि हमारा कंट्री जो है उसकी थिंकिंग क्या है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जिनके बर्थडे पे हम एडवोकेट डे भी मनाते हैं 3 दिसंबर को। तो इन्होंने कहा है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक बट इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन द कंडक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपल। इन्होंने कहा कि हमारा संविधान जो है ना, वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लेकिन इसकी जो सक्सेस है, इसकी जो सफलता है, वो लोगों पर, जनता पर, उनके बिहेवियर पर, उनके चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेफिनेशन पूछी तो नहीं गई है एग्जाम में, लेकिन प्रोफेसर केसी वियर और सर आइवर जॉनिंग्स की डेफिनेशन यूपीपीसीएसजे के 2015 में पूछी गई है। तो आप जब भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन याद करें, तो ये इन दोनों की डेफिनेशन को 100% तैयार करें, केसी वियर और सर आइवर जॉनिंग्स की। तो केसी वियर क्या कहते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ यूनिटरी स्टेट एंड सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है ना, एकात्मक राज्य के प्रावधान करता है। ठीक है। और ये जिसमें संघात्मक विशेषताएं और सहायक रूप में है, जिसकी जो फेडरल जो फीचर्स हैं वो उसके सहायक रूप में है, कि इसकी संघीय राज्य में एकात्मक विशेषताएं सहायक है, बजाय इसके कि संघीय राज्य में इसकी एकात्मक विशेषताएं सहायक है। सर आइवर जॉनिंग्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, कि भारतीय संविधान जो है ना, ये ऐसा महासंघ है जिसमें केंद्रीकरण प्रवृत्ति बहुत अधिक है। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी है ना, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आइए जानते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर है वो क्या क्या है। सबसे पहला सेलिएंट फीचर है लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें किसके कितने पार्ट से, 22 पार्ट से, 395 इसमें आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। बट ये कि उसमें जो जैसे टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो अब इसके 25 पार्ट से 448 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो देखिए, अगर आप पार्ट्स को वैसे करके लगाएंगे, ए बी सी जो इसमें जोड़े गए हैं, तो हम 25 पार्ट्स मानेंगे और 448 आर्टिकल्स मानेंगे। लेकिन अगर आप ए बी सी को नहीं जोड़ते हैं, तो अब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स ही हैं और 395 आर्टिकल हैं, जो कि ए बी सी करके जोड़े गए हैं। हाँ, शेड्यूल्स में चेंज हुआ है कि पहले 8 शेड्यूल थी और अब हमारी 12 शेड्यूल हो गई हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। यूएसए में कितने आर्टिकल हैं, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 आर्टिकल है। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल है। उसके बाद जापान के में 103 है और कनाडा के में 107 आर्टिकल है। उसके बाद ड्रोन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज जो है ना, ये जो हम ये कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है ना, वो उधार का थैला है, कि अलग अलग देशों से हमने अलग अलग सोर्सेज लिए हैं, अलग अलग स्रोत लिए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने बोरोड प्रोविजन कौन कौन से लिए हैं। सबसे पहले यूके से, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है और जुडिशियल रिव्यू लिया है। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और ऑस्ट्रेलिया से भी हमने बहुत प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है।
फ्रांस से भी कुछ लिया है, साउथ अफ्रीका से भी कुछ लिया है। जो संविधान संशोधन है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो आइए जानते हैं कि थर्ड इसकी सैलेंट फीचर क्या है। थर्ड फीचर है कि ये जो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघीय ढांचा है ये, ठीक है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र और राज्य के बीच, जो यूनियन एंड स्टेट के बीच जो जो पावर्स है उनका क्या करता है, डिवीजन करता है, उनका विभाजन करता है। बट स्ट्रॉन्ग सेंटर, लेकिन इसमें जो है ना, सेंटर की पावर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन और जब हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजन होता है तो सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है, ठीक है। आइए जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जिसे जाना जाता है। तो उद्देशिका क्या वर्ड दिए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये वर्ड देखिए, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें नहीं थे, लेकिन ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा इन वर्ड्स को जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सॉवरेन वर्ड के मीनिंग क्या है। सॉवरेन के मीनिंग होते हैं के संपूर्ण, सॉवरेन को हिंदी में कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके मीनिंग है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। देखिए, जब हमारा देश 1947 से पहले जब हम जो थे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, हमें ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, ठीक है, हमें उन्हीं की बात मानना पड़ती थी। लेकिन 1947 में जब 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हम लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब हमें किसी के अंडर में या किसी के कंट्रोल में नहीं है, हमें अपने अकॉर्डिंग अपना देश, अपना संविधान चलाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के मीनिंग होते हैं समाजवादी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि संपत्ति का जो होगा ना समान वितरण होगा। जरूरी नहीं है जो अमीर लोग हैं उन्हें संपत्ति ज्यादा मिलेगी या जो गरीब हैं उन्हें कम मिलेगी। दोनों में ताकि अगर दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो गरीब तबका है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। क्यों? इससे क्या होगा, इसको इस तरीके से सोशलिस्ट करने से इस तरीके से ये होगा कि जो अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है वो खत्म धीरे धीरे होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर के मीनिंग होते हैं पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है ना, अगर आप माने तो वो सभी धर्मों के साथ, मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सभी के साथ इक्वली बिहेव करता है और सभी के साथ इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के मीनिंग होते हैं लोकतंत्र। इसमें जो जन शासन है वो लोगों के द्वारा किया जाता है ना, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल और फ्रॉम द, मतलब कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के लिए ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक के मीनिंग होते हैं गणराज्य। वो इसके मीनिंग है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता है कि जैसे किसी के फादर हैं तो फिर उनका बेटा होगा, नहीं। ये जनता के द्वारा अपनी चॉइस से क्या होता है, इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी साइलेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। हमने वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से लिया है। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल ऑफिसर। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो नाम के लिए हमारा एग्जीक्यूट का वो होता है, लेकिन जो रियल हेड जो होता है, मतलब प्रेसिडेंट भी हेड होता है लेकिन वो नाम के लिए होता है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है। कैबिनेट बाय द, और जो है लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेलिएंट फीचर है फंडामेंटल राइट। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, ठीक है। अगर आप किसी के कोई भी मूल अधिकार का, किसी भी फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंचमेंट होता है तो वो उसके लिए किसकी शरण ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। ये उसकी प्रोटेक्ट करते हैं कि है किस चीज को, लिबर्टी और इक्वेलिटी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेलिएंट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें ये नॉन जस्टिसएबल है, मतलब इनके विरुद्ध हम न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। लेकिन ये गाइडलाइंस दी गई हैं गवर्नमेंट को। अगर कोई भी राज्य किसी भी लॉ को बनाना चाहता है, अगर अपनी नीतियों को बनाना चाहता है अपने राज्य के हित के लिए, तो वो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रख के कोई भी लॉ बना सकता है। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर की गई है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, जब हमारा ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। ये इंस्पायर किससे हैं? यूएसएसआर, रशिया से इंस्पायर हैं। ठीक है, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं सिटीजन के ऊपर। ये आर्टिकल 51 क्लॉज ए में दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट है, एकल है और इंडिपेंडेंट है। तो मतलब एकल की मीनिंग ये है कि जुडिशरी जो है वो पूरी तरह संविधान के अकॉर्डिंग ही चलती है। जैसे सबसे सबसे ज्यादा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास? सबसे ऊपर कोर्ट कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? जुडिशरी के पास है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट क्या है? सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ये सब है। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेक्युलर स्टेट। हमारा नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारे देश का या हमारे किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। सेक्युलर डिक्लेयर किया गया है। इक्वल ट्रीटमेंट, सभी रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो कि हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, राइट टू रिलीजन, उसमें ये डिफाइन किया गया है। इंडिया रेस्पेक्ट करता है ऑल फेथ्स की, प्रमोट्स टू ऑल रिलीजियस हार्मोनी, जितनी भी धार्मिक सहिष्णुता है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। और इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि मतलब यूएस में कैसे होता है कि किसी भी पर्सन को स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और एक उस पर्टिकुलर कंट्री की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ केवल देश की ही नागरिकता होती है। ये दर्शाता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कोई भी नागरिक 18 साल का होगा तो उसके पास राइट टू वोट आ जाता है। ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी को, वो जिसे चाहे वोट कर सकता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीलियंट फीचर है। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजन। 3 टाइप की इमरजेंसी डिफाइन की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और जिसे प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी दे रखी है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी दे रखी है आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि ये वाली इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है, और ये सेंट्रल को, और जब इमरजेंसी लगती है तो सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है? सेंट्रल के पास आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, टाइम टू टाइम लॉ ऐसा होता है कि जो लोगों की नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम लोगों की नीड्स और जो सोसाइटी की नीड्स थी वो अलग अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता है तो लोगों की नीड्स भी चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए अमेंडमेंट प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया रखा है। ये मिक्स है, रिगिड एंड फ्लेक्सिबल मेथड, दोनों मेथड हैं कि मतलब इसलिए लचीला भी है और ये कठोर भी है। इसमें अमेंडमेंट किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर है स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास। जो माइनॉरिटीज हैं, जो पिछड़ा वर्ग है और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। एजुकेशन में भी आर्टिकल 15 क्या कहता है कि एजुकेशन में, और उसके बाद जब आर्टिकल 16 में आएंगे तो उसमें बताया गया है कि लोक नियोजन में किस तरीके से स्पेशल प्रोविजन किया गया है, जिससे क्या इंश्योर हो सके कि बैकवर्ड क्लास, जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े हैं, उनको इक्वलिटी, जस्टिस और वो उनको ऊपर उठने का मौका मिल सके। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्पेशल प्रोविजन किया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर है। उसके बाद हमारा आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट एंड रीजन। देखिए, जो स्टेट हैं, जो रीजन है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो देखिए, जब ये हमारा जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन 2019 के बाद 31 अक्टूबर के बाद ये जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर से ले लिया गया। अब वो जम्मू कश्मीर जो है
टू यूटी बन गया है, लद्दाख और कश्मीर। और इसी तरीके का स्पेशल प्रोविज़न जो किया गया है, नागालैंड के लिए किया गया है, मिज़ोरम के लिए किया गया है, सिक्किम के लिए किया गया है। ठीक है? तो मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो सेलिएंट फीचर हैं, ये मोस्टली मेंस में बच्चों से पूछी जाती हैं और कभी-कभी एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं और डेफिनिशंस भी पूछ ली जाती हैं कि केसीबीआर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया है। और ये तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम गिव कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।